नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद जी का अमर उपन्यास गबन भाग 37 शुरू होता है। देवी दीन ने बाप की दुकान उसी दिन में बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता था जिसमें डकैती का मुकदमा पेशवा और रमानाथ की शहादत हो रही थी। 3 दिन रमा की महादात बराबर होती रही और तीनों दिन देवी दीन ने न कुछ खा पाया और न सोया। आज भी उसने घर जाते ही जाते कुर्ता उतार दिया और एक पंखिया लेकर झलनते लगा। फागुन लग गया था और कुछ कुछ गर्मी शुरू हो गई थी, पर इतनी गर्मी न थी कि पसीना बहे या पंखिए की जरूरत हो। अगर भोल घो तो जाड़े के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवीदीन पसीने में तर था। उनका चेहरा, जिस पर निष्कपट बुढ़ापा नाचता रहता था, विस्मयाया हुआ था, मानो बेगार में लौटा ही हो। जम्मी ने लोटे में पानी लाकर रख दिया और बोली, चिलम रख देवीदीन, कि आज 3 दिन से यही खातिर हो रही थी। इसके पहले बुदिया कभी चिलम रखने को न पूछती थी। देवीदीन इसका मतलब समझता था। बुदिया की सदै नजरों से देखकर बोला, नहीं रहन दो, बिन न पीऊंगा। तो मुंह हाथ तो धो लो, गैड़ पड़ी हुई है। धो लूंगा, जल्दी क्या है। बुढ़िया आज का हाल जानने की उत्सुक थी, पर कर रही थी कहीं देवीदीन झुंझला ना पड़े। वो उनकी वखान मिटा देना चाहती थी, जिसमें देवीदीन प्रसन्न होकर आप ही आप सारा वृतांत कह चले। तो कुछ बनपान तो कर ली, दोपहर को भी तो कुछ नहीं खाया था। मिठाई लाओ न मैया, पंखिया मुझे दे दो। देवीदीन ने पंखिया फेंकी तो बुढ़िया उमचलने लगी। 2-3 मिनट तक बंद आंखें करके बैठे रहने के बाद देवीदीन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया। बोली, तो कल से वो घर आ जाएंगे? देवीदीन, अभी नहीं छुट्टी मिलती, यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा। और जब वो वहां आने ही क्यों लगे, कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, घोड़े पर घूमेंगे। है हाँ पक्का मतलबी, 15 बेगुनाहों को फंसा दिया, 5-6 को तो फांसी हो जाएगी, औरों को 10-10 12-12 साल की सजा मिली रखी है। इसी के बयान से मुकदमा सबूत हो गया। कोई कितनी ही जिरह करे, क्या मजाल भी हिचकिचाए। जब एक भी न बचेगा, किसने कर्म किया किसने नहीं किया इनका हाथ जाने, पर मारे सब जाएं। घर से भी तो सरकारी रुपया वाक कर भागा था, हमें तो वहां धोखा हुआ। जम्मी ने मिढ़े तिरस्कार में कहा, अपनी नेकी बदी अपने साथ है, मतलब ही तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है। नहीं है, देवीदीन ने तीव्र स्वर में कहा, अपने मतलब के लिए जो दूसरों का गला काटे उसको जहर दे देना भी पाप है। सहमा 2 प्राणी आकर खड़े हो गए। एक गोरा खूबसूरत लड़का था जिसकी उम्र 15-16 साल में ज्यादा न थी। दूसरा अधेड़ था और सूरत में चपरासी मालूम होता था। देवीदीन ने पूछा, किसे खोजते हो? चपरासी ने कहा, तुम्हारा ही नाम देवीदीन है ना? मैं प्रजामित्र के दफ्तर में आया है। ये बाबू उन्हीं के रमानाथ के भाई हैं जिन्हें शतरंज का इनाम मिला था। ये उन्हीं की खोज में दफ्तर गए थे। संपादक अम्नी ने तुम्हारे पास भेज दिया। तो मैं जाऊं? ये कहता हुआ वो चला गया। देवीदीन ने गोपी की सिर से पांव तक देखा। आकृति रमा से मिलती थी। आओ बेटा, वैसे बैठ जाओ। पर गोपी ने एक बठिक की दुकान पर बैठना जान के खिलाफ समझा। कहा कुछ लज्जा से, आज ही तो आया है, भाभी भी साथ है, धर्मशाने में ठहरा हुआ है। देवीदीन ने खड़े होकर कहा, तो जाकर बहू को वहां ले आओ, ऊपर ही रमा बाबू का कमरा है ही, आराम से रहोगे, धर्मशाने में क्यों पड़े रहोगे? नहीं, चलिए मैं भी चलता हूँ, यहाँ सब तरह का आराम है। उसने जग्गू को ये खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाला चल दिया। बुढ़िया ने तुरंत ऊपर जाकर झाड़ू लगाया, लपककर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लाई, गराणी में पानी भरकर रख दिया, फिर अपना हाथ मुंह धोया, एक रंगीन साड़ी निकाली, गहने पहने और बन ठनकर मुंह की राह देखने लगी। इतने में फिटन भी जा पहुंची। बुढ़िया ने जाकर जालपा को उतारा। जालपा पहले तो मांस भाजी की दुकान देखकर कुछ झिनकी, पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई तो हर एक चीज इसी तरह अपनी जगह पर पाई, मानो अपना ही घर हो। जग्गू ने गराणी में पानी रखकर कहा, इसी घर में मैया रहते थे, वेरी आज 15 रोज से सूना पड़ा हुआ है, हाथ मुंह धोकर यहीं दही चीनी खा लो। बेटी, भैया का हाल तो अभी तुम्हें ना मालूम हुआ होगा। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ ठीक ठीक मालूम नहीं हुआ। वो जो पत्र छपना है वहां मालूम हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवीदीन भी ऊपर आ गया था। बोला, गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो वो एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में जब वो उन पर कोई मुकदमा चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाए। जालपा ने गर्व से कहा, क्या इसी घर में वो सरकारी गवाह हो गए हैं? वहां तो उन पर कोई मामला ही नहीं है, मुकदमा क्यों चलेगा? देवीदीन डरते डरते कहा, कुछ रुपए पैसे का मामला था ना? जालपा ने मानो आहत होकर कहा, वो कोई बात न थी,
जो ही हम लोगों को मालूम हुआ कि कुछ सरकारी रकम इनसे खर्च हो गई है, उसी वक्त पहुंचा दी। ये व्यर्थ भागकर चले आए और फिर ऐसी पुच्छी मांधी कि अपनी अखचड़ तक न दी। देवीदीन का चेहरा जगनगा उठा, मानो किसी व्यथा में आराम मिल गया हो। बोला, तो ये हम भीगों की क्या मालूमा। बार बार समझाया कि घर पर खत पत्तर भेज दो, लोग जहाते होंगे, पर मारे गरम के लिखते ही नहीं थे। इसी धोखे में पड़े रहे कि प्रयागराज में मुकदमा बन गया होगा। जानते थी तो सरकारी गवाह क्यों बनते। सरकारी गवाह का आशय जालपा में छिपा न था। समाज में उनकी जो निंदा और अपकीर्ति होती है, ये भी उसने छिपी न थी। सरकारी गवाह क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह प्रलोभन दिया जाता है, किस भांति वे पुलिस के पुल्ले बनकर अपने ही मित्रों का गला घोंटते हैं, वे मालूम था। मगर कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर मंजित होकर भी सत्य का उद्घाटन करे और कपट का आवरण हटा दे तो वो सज्जन है, जिसके बाहम की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मगर शर्त यह है कि वो अपनी गोष्ठी के साथियों के किए का फल भोगने को तैयार रहे। हंसता हंसता फांसी पर चढ़ जाए तो वो सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच विचार से, वध भीरता से भयभीत होकर अपने साथियों में दगा करे, आस्तीन का सांप बन जाए तो वो कायर है, पतित है, बेहया है। विश्वासघाती डाकुओं और समाज के शत्रुओं में भी उतना ही हेय है जितना किसी अन्य क्षेत्र में। ऐसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता, कभी नहीं। ये जालपा खूब समझती थी। यहाँ तो समस्या और भी जटिल हो गई थी। रमा ने डर के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था। उसमें कम से कम सच्चाई तो होती, निंदा होने पर भी आंशिक सच्चाई का एक मुख तो होता। यहाँ तो उन पापों का पर्दा खोला गया था जिनकी हवा तब उसे न लगी थी। जालपा को महसा इसका विधान न आया। अवश्य कोई बात हुई होगी जिसने रमा को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा। सन्नाटी हुई बोली, क्या यहाँ भी कोई बात हो गई थी? देवीदीन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, कोई बात नहीं। यहाँ वो मेरे साथ ही प्रयागराज में आए। जब से आए यहाँ से कहीं गए नहीं, बाहर निकलते ही नहीं थे। बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक सिपाही को आते देखकर डरे कि मुझी को पकड़ने जा रहा है, भागे खड़े हुए। उस सिपाही को शटका हुआ, उसने शुभे में गिरफ्तार कर लिया। मैं भी इनके पीछे आने में पहुंचा। दारोसा पहले तो रिश्वत मांगते थे, मगर जब मैं घर से रुपए लेकर गया तो वहां और ही गुल खिल चुका था। अफसरों में न जाने क्या बातचीत हुई, उन्हें सरकारी गवाह बना लिया। मुझसे तो भैया ने कहा कि इस मुकदमे में बिल्कुल झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। पुलिस का मुकदमा सच्चा है, सच्ची बात कह देने में क्या हर्ज है। मैं चुप हो रहा, क्या करता। जम्मी मजाने कौन सी बूटी सुंघा दी। भैया तो ऐसे न थे, दिन भर जम्मा जम्मा करते रहते थे। दुकान पर सभी तरह के लोग आते हैं, मर्द भी औरत भी। क्या मजाल कि किसी की ओर आंख उठाकर देखा हो। देवीदीन, कोई बुराई थी, मैंने तो ऐसा लड़का ही नहीं देखा। उसी धोखे में आ गए। जालपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया? हाँ, 3 दिन बराबर होता रहा, आज खत्म हो गया। जालपा ने उद्विग्न होकर कहा, तो अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उनसे मिल सकती हूँ? देवीदीन जालपा के इस प्रश्न पर मुस्कुरा पड़ा। बोला, हो और क्या, जिसमें जाकर मंडागोड़ कर दी, मारा खेल बिगाड़ दो। पुलिस रीली गद्दी नहीं है, आजकल कोई भी उनसे मिलने नहीं पाता। कहाँ पहरा रहता है? इस प्रश्न पर उस समय और कोई बातचीत न हो सकती थी। इस गुत्थी को सुलझाना आसान न था। जालपा ने गोपी को बुलाया। वो इज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था। ऐसा जम रहा था मानो ससुराल आया हो। धीरे धीरे आकर कहा, हो गया? जालपा ने कहा, मुंह हाथ धोकर कुछ खा तो लो, दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। गोपी लजाकर फिर बाहर चला गया। देवीदीन ने मुस्कुराकर कहा, हमारे सामने न खाएंगे, हम दोनों चले जाते हैं। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो हमसे कह देना, बहू तुम्हारा ही घर है। मैया को तो हम अपना ही समझते थे, और हमारे कौन बैठा हुआ है? जग्गू ने गर्व से कहा, वो तो मेरे हाथ का बनाया खा लेते थे। ये भाग तो यहीं समाप्त हुआ। अच्छा, फिर चलते हैं, अगले भाग में मिलते हैं। धन्यवाद।